न्यूज, सच जरूरी है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज। तो आइए नजर डालते हैं राज्य से जुड़ी कुछ खबरों की हेडलाइंस पर। लड़की बहन योजना के 2100 रुपए कब मिलेंगे? सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पुणे में चापेकर संग्रहालय का किया उद्घाटन। ट्रक ने बच्ची को कुचला, मौके पर हुई मौत। बेघरों और कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को मिलेंगे उनके अधिकार वाले घर। एसटी कर्मचारियों की रुचि डूबी। अब खबरें विस्तार से। लाड़की बहन योजना के 2100 रुपए कब मिलेंगे? महायुति मंत्रियों का बड़ा बयान। नवंबर में परिणाम घोषित होने के बाद महागठबंधन सत्ता में लौट आया। दिसंबर में शपथ ग्रहण समारोह हुआ और मार्च में नई सरकार का बजट पेश किया गया, लेकिन अभी तक प्यारी बहनों को 2100 रुपए देने की कोई घोषणा नहीं हुई है। लाभार्थी महिलाएं कब से इस बात पर ध्यान दे रही है कि उन्हें 25,000 रुपए कब मिलेंगे। राज्य विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई और महागठबंधन सरकार को भारी बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में लाने में अहम भूमिका निभाने वाली मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना शुरू से ही चर्चा में रही है। 21 से 65 वर्ष की आयु की पात्र लाभार्थी महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह। अब तक करोड़ों महिलाएं इस योजना का लाभ उठा चुकी है और जुलाई से मार्च तक 9 महीने का पैसा उनके खातों में जमा हो चुका है। विधानसभा चुनाव के दौरान लड़की बहन योजना का मुद्दा काफी चर्चित रहा। विपक्ष ने जहां इस योजना को लेकर सरकार को दुविधा में फंसाने की कोशिश की, वहीं महागठबंधन के नेताओं ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान घोषणा की थी कि अगर हम दोबारा सत्ता में आए तो 10 लाख रुपए प्रति परिवार पेंशन देंगे। लाभार्थी महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। हालांकि नवंबर में नतीजे घोषित होने के बाद महागठबंधन सत्ता में वापस आ गया। शपथ ग्रहण समारोह दिसंबर में हुआ और नई सरकार का बजट मार्च में पेश किया गया, लेकिन अभी तक प्यारी बहनों को 2100 रुपए देने की कोई घोषणा नहीं हुई है। लंबे समय से लाभार्थी महिलाएं इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रही है कि उन्हें 2100 रुपए प्रति माह कब मिलेंगे, लेकिन सरकार के मंत्री इस पर कोई स्पष्ट जवाब देने को तैयार नहीं है। सरकार के मंत्री इस मुद्दे पर सिर्फ बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सही समय पर निर्णय लिया जाएगा और जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन इसी 2100 रुपए को लेकर महागठबंधन के मंत्रियों ने बड़ा बयान दिया है। नवंबर में परिणाम घोषित होने के बाद महागठबंधन सत्ता में लौट आया। दिसंबर में शपथ ग्रहण समारोह हुआ और मार्च में नई सरकार का बजट पेश किया गया, लेकिन अभी तक प्यारी बहनों को 2100 रुपए देने की कोई घोषणा नहीं हुई है। लाभार्थी महिलाएं कब से इस बात पर ध्यान दे रही है कि उन्हें 25,000 रुपए कब मिलेंगे। राज्य विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई और महागठबंधन सरकार को भारी बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में लाने में अहम भूमिका निभाने वाली मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना शुरू से ही चर्चा में रही है। 21 से 65 वर्ष की आयु की पात्र लाभार्थी महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह। अब तक करोड़ों महिलाएं इस योजना का लाभ उठा चुकी है और जुलाई से मार्च तक 9 महीने का पैसा उनके खातों में जमा हो चुका है। विधानसभा चुनाव के दौरान लड़की बहन योजना का मुद्दा काफी चर्चित रहा। विपक्ष ने जहां इस योजना को लेकर सरकार को दुविधा में फंसाने की कोशिश की, वहीं महागठबंधन के नेताओं ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान घोषणा की थी कि अगर हम दोबारा सत्ता में आए तो 10 लाख रुपए प्रति परिवार पेंशन देंगे। लाभार्थी महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। हालांकि नवंबर में नतीजे घोषित होने के बाद महागठबंधन सत्ता में वापस आ गया। शपथ ग्रहण समारोह दिसंबर में हुआ और नई सरकार का बजट मार्च में पेश किया गया, लेकिन अभी तक प्यारी बहनों को 2100 रुपए देने की कोई घोषणा नहीं हुई है। लंबे समय से लाभार्थी महिलाएं इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रही है कि उन्हें 2100 रुपए प्रति माह कब मिलेंगे, लेकिन सरकार के मंत्री इस पर कोई स्पष्ट जवाब देने को तैयार नहीं है। सरकार के मंत्री इस मुद्दे पर सिर्फ बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सही समय पर निर्णय लिया जाएगा और जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन इसी 2100 रुपए को लेकर महागठबंधन के मंत्रियों ने बड़ा बयान दिया है। नवंबर में परिणाम घोषित होने के बाद महागठबंधन सत्ता में लौट आया। दिसंबर में शपथ ग्रहण समारोह हुआ और मार्च में नई सरकार का बजट पेश किया गया, लेकिन अभी तक प्यारी बहनों को 2100 रुपए देने की कोई घोषणा नहीं हुई है। लाभार्थी महिलाएं कब से इस बात पर ध्यान दे रही है कि उन्हें 25,000 रुपए कब मिलेंगे। राज्य विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई और महागठबंधन सरकार को भारी बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में लाने में अहम भूमिका निभाने वाली मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना शुरू से ही चर्चा में रही है। 21 से 65 वर्ष की आयु की पात्र लाभार्थी महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह। अब तक करोड़ों महिलाएं इस योजना का लाभ उठा चुकी है
और जुलाई से मार्च तक 9 महीने का पैसा उनके खातों में जमा हो चुका है। विधानसभा चुनाव के दौरान लड़की बहन योजना का मुद्दा काफी चर्चित रहा। विपक्ष ने जहां इस योजना को लेकर सरकार को दुविधा में फंसाने की कोशिश की, वहीं महागठबंधन के नेताओं ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान घोषणा की थी कि अगर हम दोबारा सत्ता में आए तो 10 लाख रुपए प्रति परिवार पेंशन देंगे। लाभार्थी महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। हालांकि नवंबर में नतीजे घोषित होने के बाद महागठबंधन सत्ता में वापस आ गया। शपथ ग्रहण समारोह दिसंबर में हुआ और नई सरकार का बजट मार्च में पेश किया गया, लेकिन अभी तक प्यारी बहनों को 2100 रुपए देने की कोई घोषणा नहीं हुई है। लंबे समय से लाभार्थी महिलाएं इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रही है कि उन्हें 2100 रुपए प्रति माह कब मिलेंगे, लेकिन सरकार के मंत्री इस पर कोई स्पष्ट जवाब देने को तैयार नहीं है। सरकार के मंत्री इस मुद्दे पर सिर्फ बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सही समय पर निर्णय लिया जाएगा और जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन इसी 2100 रुपए को लेकर महागठबंधन के मंत्रियों ने बड़ा बयान दिया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पुणे में चापेकर संग्रहालय का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को पुणे के पिपरी चिंचवड़ उपनगर में क्रांतिकारी चापेकर बंधुओं को समर्पित एक स्मारक का उद्घाटन किया और इसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके साहस के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि बताया। फडणवीस ने चिंचवड़ गांव के चापेकरवाड़ा में निर्मित क्रांतिवीर चापेकर स्मारक में राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला भी रखी। मुख्यमंत्री ने उद्घाटन के दौरान कहा कि चापेकर बंधुओं द्वारा दिखाया गया पराक्रम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अतुलनीय है, तो वहीं दूसरी ओर हिंदी भाषा को स्कूल में अनिवार्य के बाद भाषा पर हंगामा मच गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को पुणे के पिपरी चिंचवड़ उपनगर में क्रांतिकारी चापेकर बंधुओं को समर्पित एक स्मारक का उद्घाटन किया और इसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके साहस के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि बताया। फडणवीस ने चिंचवड़ गांव के चापेकरवाड़ा में निर्मित क्रांतिवीर चापेकर स्मारक में राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला भी रखी। मुख्यमंत्री ने उद्घाटन के दौरान कहा कि चापेकर बंधुओं द्वारा दिखाया गया पराक्रम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अतुलनीय है, तो वहीं दूसरी ओर हिंदी भाषा को स्कूल में अनिवार्य के बाद भाषा पर हंगामा मच गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को पुणे के पिपरी चिंचवड़ उपनगर में क्रांतिकारी चापेकर बंधुओं को समर्पित एक स्मारक का उद्घाटन किया और इसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके साहस के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि बताया। फडणवीस ने चिंचवड़ गांव के चापेकरवाड़ा में निर्मित क्रांतिवीर चापेकर स्मारक में राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला भी रखी। मुख्यमंत्री ने उद्घाटन के दौरान कहा कि चापेकर बंधुओं द्वारा दिखाया गया पराक्रम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अतुलनीय है, तो वहीं दूसरी ओर हिंदी भाषा को स्कूल में अनिवार्य के बाद भाषा पर हंगामा मच गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को पुणे के पिपरी चिंचवड़ उपनगर में क्रांतिकारी चापेकर बंधुओं को समर्पित एक स्मारक का उद्घाटन किया और इसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके साहस के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि बताया। फडणवीस ने चिंचवड़ गांव के चापेकरवाड़ा में निर्मित क्रांतिवीर चापेकर स्मारक में राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला भी रखी। मुख्यमंत्री ने उद्घाटन के दौरान कहा कि चापेकर बंधुओं द्वारा दिखाया गया पराक्रम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अतुलनीय है, तो वहीं दूसरी ओर हिंदी भाषा को स्कूल में अनिवार्य के बाद भाषा पर हंगामा मच गया है। ट्रक ने बच्चे को कुचला, मौके पर हुई मौत, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बच्चे को स्कूल से घर ले जाते समय जैसे ही वह ऑटो से उतरी, पीछे से आ रहे ट्रक ने मां के सामने ही उसके 7 वर्षीय बच्चे को कुचल दिया। हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। ये दुर्घटना कल शाम करीब 4 बजे हिंगना नाका क्षेत्र में देशमुख ट्रेडिंग कंपनी के सामने घटी। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर फरार हो गया। कुछ दूरी पर एमआईडीसी पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। मृतक बच्चे की पहचान श्रमिक नगर हरिगंगा एमआईडीसी नागपुर निवासी आहान सूरज नायक उम्र 7 वर्ष के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार तुलसी सूरज नायक अपनी बेटी स्नेहा उम्र 9 वर्ष और उनके बेटे आहान के साथ रामदासपेट में ट्यूशन क्लास से ऑटो से घर लौट रही थी। लगभग 4 बजे वहां हिंगना की ओर जाने वाली सड़क पर हिंगना नाका टी पॉइंट पर रुकी और अपने बच्चे के साथ ऑटो से उतर गई। जब वह ऑटो रिक्शा चालक को पैसे दे रही थी, तभी अचानक नागपुर से हिंगना जा रहे एक अज्ञात सफेद भूरे रंग के ट्रक क्रमांक MH40 CR 5100 ने तेज गति से बेटे आहान को टक्कर मार दी। घटना की जानकारी मिलते ही एमआईडीसी थानेदार महेश चौहान, पुलिस निरीक्षक संजय बंसोड़े और स्टाफ मौके पर पहुंचे। एकत्रित नागरिकों द्वारा दी गई जानकारी और नंबर के आधार पर ट्रक को यहां से कुछ दूरी पर जब्त कर लिया गया।
हिंगना रोड पर वाहन तेज गति से दौड़ रहे हैं, लेकिन कई स्थानों पर स्पीड बम्प की मांग के बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसके कारण इस सड़क पर दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ गई है। बच्चे को स्कूल से घर ले जाते समय जैसे ही वह ऑटो से उतरी, पीछे से आ रहे ट्रक ने मां के सामने ही उसके 7 वर्षीय बच्चे को कुचल दिया। हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। ये दुर्घटना कल शाम करीब 4 बजे हिंगना नाका क्षेत्र में देशमुख ट्रेडिंग कंपनी के सामने घटी। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर फरार हो गया। कुछ दूरी पर MIDC पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। मृतक बच्चे की पहचान श्रमिक नगर हरिगंगा MIDC नागपुर निवासी आहान सूरज नायक उम्र 7 वर्ष के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार तुलसी सूरज नायक अपनी बेटी स्नेहा उम्र 9 वर्ष और उनके बेटे आहान के साथ रामदासपेट में ट्यूशन क्लास से ऑटो से घर लौट रही थी। लगभग 4 बजे वहां हिंगना की ओर जाने वाली सड़क पर हिंगना नाका टी पॉइंट पर रुकी और अपने बच्चे के साथ ऑटो से उतर गई। जब वह ऑटो रिक्शा चालक को पैसे दे रही थी, तभी अचानक नागपुर से हिंगना जा रहे एक अज्ञात सफेद भूरे रंग के ट्रक क्रमांक MH 40 CR 5100 ने तेज गति से बेटे आहान को टक्कर मार दी। घटना की जानकारी मिलते ही MIDC थानेदार महेश चौहान, पुलिस निरीक्षक संजय बंसोड़े और स्टाफ मौके पर पहुंचे। एकत्रित नागरिकों द्वारा दी गई जानकारी और नंबर के आधार पर ट्रक को यहां से कुछ दूरी पर जब्त कर लिया गया। हिंगना रोड पर वाहन तेज गति से दौड़ रहे हैं, लेकिन कई स्थानों पर स्पीड बम्प की मांग के बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसके कारण इस सड़क पर दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ गई है। बच्चे को स्कूल से घर ले जाते समय जैसे ही वह ऑटो से उतरी, पीछे से आ रहे ट्रक ने मां के सामने ही उसके 7 वर्षीय बच्चे को कुचल दिया। हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। ये दुर्घटना कल शाम करीब 4 बजे हिंगना नाका क्षेत्र में देशमुख ट्रेडिंग कंपनी के सामने घटी। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर फरार हो गया। कुछ दूरी पर MIDC पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। मृतक बच्चे की पहचान श्रमिक नगर हरिगंगा MIDC नागपुर निवासी आहान सूरज नायक उम्र 7 वर्ष के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार तुलसी सूरज नायक अपनी बेटी स्नेहा उम्र 9 वर्ष और उनके बेटे आहान के साथ रामदासपेट में ट्यूशन क्लास से ऑटो से घर लौट रही थी। लगभग 4 बजे वहां हिंगना की ओर जाने वाली सड़क पर हिंगना नाका टी पॉइंट पर रुकी और अपने बच्चे के साथ ऑटो से उतर गई। जब वह ऑटो रिक्शा चालक को पैसे दे रही थी, तभी अचानक नागपुर से हिंगना जा रहे एक अज्ञात सफेद भूरे रंग के ट्रक क्रमांक MH 40 CR 5100 ने तेज गति से बेटे आहान को टक्कर मार दी। घटना की जानकारी मिलते ही MIDC थानेदार महेश चौहान, पुलिस निरीक्षक संजय बंसोड़े और स्टाफ मौके पर पहुंचे। एकत्रित नागरिकों द्वारा दी गई जानकारी और नंबर के आधार पर ट्रक को यहां से कुछ दूरी पर जब्त कर लिया गया। हिंगना रोड पर वाहन तेज गति से दौड़ रहे हैं, लेकिन कई स्थानों पर स्पीड बम्प की मांग के बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसके कारण इस सड़क पर दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ गई है। बेघरों और कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को मिलेंगे उनके अधिकार वाले घर। ये सुनिश्चित करने के लिए कि अकोला जिले में कोई भी परिवार अपने उचित आवास से वंचित न रहे, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनीता मेश्राम इस पर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण आवास के लिए पात्र परिवारों का सर्वेक्षण शुरू हो गया है। इस सर्वेक्षण के बाद बेघर और कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को उनके हक का घर मिल सकेगा। ये जानकारी ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक मनोज जाधव ने दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2018 में आवास प्लस सर्वेक्षण किया गया था। इस सर्वेक्षण में तैयार की गई प्रतीक्षा सूची में शामिल न होने वाले तथा सिस्टम के माध्यम से अपात्र किंतु अन्यथा पात्र परिवारों का ग्रामीण चरण 2 सर्वेक्षण 25 अप्रैल से प्रारंभ हो गया है। आवास प्लस 2024 सर्वे में आवासहीन कच्चे मकान में रहने वाले परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लस सर्वे 2018 में तैयार की गई प्रतीक्षा सूची में शामिल नहीं किया गया था। हालांकि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण चरण 2 के तहत नए पात्र परिवारों का सर्वेक्षण किया जाएगा। इस संबंध में ग्राम पंचायत अधिकारी, गट विकास अधिकारी तथा जिला ग्रामीण विकास विभाग के परियोजना निदेशक से संपर्क करने का सुझाव दिया गया।
ये सुनिश्चित करने के लिए कि अकोला जिले में कोई भी परिवार अपने उचित आवास से वंचित न रहे, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनीता मेश्राम इस पर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण आवास के लिए पात्र परिवारों का सर्वेक्षण शुरू हो गया है। इस सर्वेक्षण के बाद बेघर और कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को उनके हक का घर मिल सकेगा। ये जानकारी ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक मनोज जाधव ने दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2018 में आवास प्लस सर्वेक्षण किया गया था। इस सर्वेक्षण में तैयार की गई प्रतीक्षा सूची में शामिल न होने वाले तथा सिस्टम के माध्यम से अपात्र किंतु अन्यथा पात्र परिवारों का ग्रामीण चरण 2 सर्वेक्षण 25 अप्रैल से प्रारंभ हो गया है। आवास प्लस 2024 सर्वे में आवासहीन कच्चे मकान में रहने वाले परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लस सर्वे 2018 में तैयार की गई प्रतीक्षा सूची में शामिल नहीं किया गया था। हालांकि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण चरण 2 के तहत नए पात्र परिवारों का सर्वेक्षण किया जाएगा। इस संबंध में ग्राम पंचायत अधिकारी, गट विकास अधिकारी तथा जिला ग्रामीण विकास विभाग के परियोजना निदेशक से संपर्क करने का सुझाव दिया गया। ये सुनिश्चित करने के लिए कि अकोला जिले में कोई भी परिवार अपने उचित आवास से वंचित न रहे, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनीता मेश्राम इस पर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण आवास के लिए पात्र परिवारों का सर्वेक्षण शुरू हो गया है। इस सर्वेक्षण के बाद बेघर और कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को उनके हक का घर मिल सकेगा। ये जानकारी ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक मनोज जाधव ने दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2018 में आवास प्लस सर्वेक्षण किया गया था। इस सर्वेक्षण में तैयार की गई प्रतीक्षा सूची में शामिल न होने वाले तथा सिस्टम के माध्यम से अपात्र किंतु अन्यथा पात्र परिवारों का ग्रामीण चरण 2 सर्वेक्षण 25 अप्रैल से प्रारंभ हो गया है। आवास प्लस 2024 सर्वे में आवासहीन कच्चे मकान में रहने वाले परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लस सर्वे 2018 में तैयार की गई प्रतीक्षा सूची में शामिल नहीं किया गया था। हालांकि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण चरण 2 के तहत नए पात्र परिवारों का सर्वेक्षण किया जाएगा। इस संबंध में ग्राम पंचायत अधिकारी, गट विकास अधिकारी तथा जिला ग्रामीण विकास विभाग के परियोजना निदेशक से संपर्क करने का सुझाव दिया गया। एसटी कर्मचारियों का हिट खत्म, 1240 करोड़ की कटौती राशि पीएफ में जमा नहीं, किसने लगाए गंभीर आरोप। एसटी कॉर्पोरेशन पिछले कुछ वर्षों से बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। एसटी बसों की हालत खराब है और कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं मिलता। एसटी कर्मचारियों ने विद्रोह का बड़ा रुख अपनाया है और अपनी मांगों को लेकर कुछ दिनों के लिए एसटी सेवाएं पूरी तरह बंद कर दी है। उस समय उनकी कुछ मांगे भी मान ली गई थी। इससे पहले कर्मचारियों को मार्च महीने का केवल 56% वेतन ही दिया गया था। विपक्ष द्वारा सरकार को जवाबदेह ठहराए जाने के बाद शेष वेतन एसटी कर्मचारियों के खातों में जमा कर दिया गया है। एसटी कर्मचारी नाखुश है क्योंकि उन्हें 2018 से महंगाई भत्ता नहीं मिला है। अब एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एसटी कर्मचारियों को ब्याज की हानि का सामना करना पड़ रहा है और पीएफ ट्रस्ट में 1240 करोड़ रुपए की राशि जमा नहीं की गई है। एसटी कर्मचारियों के पीएफ निवेश में 100 करोड़ रुपए का ब्याज नष्ट हो गया है। 1240 करोड़ रुपए की कटौती की गई राशि पीएफ में जमा नहीं की गई है। इससे रुचि कम हो रही है। ये जानकारी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी कांग्रेस के महासचिव श्रीरंग बर्गे ने दी है। फरवरी 2024 से पीएफ और ग्रेच्युटी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। हालांकि ये राशि कर्मचारियों के वेतन से काटी जा रही है। एसटी कर्मचारियों के पीएफ निवेश पर 100 करोड़ रुपए का ब्याज गायब हो रहा है क्योंकि राशि का भुगतान नहीं किया गया। पिछले कुछ दिनों से एसटी कर्मचारियों के लिए विभिन्न समस्याएं सामने आ रही है। अब पीएफ राशि का मुद्दा सामने आया है। 1240 करोड़ रुपए की ये पीएफ राशि एसटी कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन से काटी हुई है। हालांकि इसे भरा नहीं गया। यही कारण है कि इसमें रुचि कम हो रही है। कर्मचारियों का ये भी आरोप है कि एसटी कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जाता। कभी 7वें दिन तो कभी 8वें दिन, कभी 10वें दिन वेतन मिलता है। मूलतः एसटी कॉर्पोरेशन पिछले कुछ वर्षों से खस्ता हालत में है। ग्रामीण क्षेत्रों में टूटी फूटी एसटी बसें सड़कों पर चलती रहती है। एसटी कॉर्पोरेशन पिछले कुछ वर्षों से बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। एसटी बसों की हालत खराब है और कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं मिलता। एसटी कर्मचारियों ने विद्रोह का बड़ा रुख अपनाया है और अपनी मांगों को लेकर कुछ दिनों के लिए एसटी सेवाएं पूरी तरह बंद कर दी है। उस समय उनकी कुछ मांगे भी मान ली गई थी। इससे पहले कर्मचारियों को मार्च महीने का केवल 56% वेतन ही दिया गया था। विपक्ष द्वारा सरकार को जवाबदेह ठहराए जाने के बाद शेष वेतन एसटी कर्मचारियों के खातों में जमा कर दिया गया है। एसटी कर्मचारी नाखुश है क्योंकि उन्हें 2018 से महंगाई भत्ता नहीं मिला है।
अब एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एसटी कर्मचारियों को ब्याज की हानि का सामना करना पड़ रहा है और पीएफ ट्रस्ट में 1240 करोड़ रुपए की राशि जमा नहीं की गई है। एसटी कर्मचारियों के पीएफ निवेश में 100 करोड़ रुपए का ब्याज नष्ट हो गया है। 1240 करोड़ रुपए की कटौती की गई राशि पीएफ में जमा नहीं की गई है। इससे रुचि कम हो रही है। ये जानकारी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी कांग्रेस के महासचिव श्रीरंग बर्गे ने दी है। फरवरी 2024 से पीएफ और ग्रेच्युटी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। हालांकि ये राशि कर्मचारियों के वेतन से काटी जा रही है। एसटी कर्मचारियों के पीएफ निवेश पर 100 करोड़ रुपए का ब्याज गायब हो रहा है क्योंकि राशि का भुगतान नहीं किया गया। पिछले कुछ दिनों से एसटी कर्मचारियों के लिए विभिन्न समस्याएं सामने आ रही है। अब पीएफ राशि का मुद्दा सामने आया है। 1240 करोड़ रुपए की ये पीएफ राशि एसटी कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन से काटी हुई है। हालांकि इसे भरा नहीं गया। यही कारण है कि इसमें रुचि कम हो रही है। कर्मचारियों का ये भी आरोप है कि एसटी कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जाता। कभी 7वें दिन तो कभी 8वें दिन, कभी 10वें दिन वेतन मिलता है। मूलतः एसटी कॉर्पोरेशन पिछले कुछ वर्षों से खस्ता हालत में है। ग्रामीण क्षेत्रों में टूटी फूटी एसटी बसें सड़कों पर चलती रहती है। एसटी कॉर्पोरेशन पिछले कुछ वर्षों से बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। एसटी बसों की हालत खराब है और कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं मिलता। एसटी कर्मचारियों ने विद्रोह का बड़ा रुख अपनाया है और अपनी मांगों को लेकर कुछ दिनों के लिए एसटी सेवाएं पूरी तरह बंद कर दी है। उस समय उनकी कुछ मांगे भी मान ली गई थी। इससे पहले कर्मचारियों को मार्च महीने का केवल 56% वेतन ही दिया गया था। विपक्ष द्वारा सरकार को जवाबदेह ठहराए जाने के बाद शेष वेतन एसटी कर्मचारियों के खातों में जमा कर दिया गया है। एसटी कर्मचारी नाखुश है क्योंकि उन्हें 2018 से महंगाई भत्ता नहीं मिला है। अब एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एसटी कर्मचारियों को ब्याज की हानि का सामना करना पड़ रहा है और पीएफ ट्रस्ट में 1240 करोड़ रुपए की राशि जमा नहीं की गई है। एसटी कर्मचारियों के पीएफ निवेश में 100 करोड़ रुपए का ब्याज नष्ट हो गया है। 1240 करोड़ रुपए की कटौती की गई राशि पीएफ में जमा नहीं की गई है। इससे रुचि कम हो रही है। ये जानकारी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी कांग्रेस के महासचिव श्रीरंग बर्गे ने दी है। फरवरी 2024 से पीएफ और ग्रेच्युटी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। हालांकि ये राशि कर्मचारियों के वेतन से काटी जा रही है। एसटी कर्मचारियों के पीएफ निवेश पर 100 करोड़ रुपए का ब्याज गायब हो रहा है क्योंकि राशि का भुगतान नहीं किया गया। पिछले कुछ दिनों से एसटी कर्मचारियों के लिए विभिन्न समस्याएं सामने आ रही है। अब पीएफ राशि का मुद्दा सामने आया है। 1240 करोड़ रुपए की ये पीएफ राशि एसटी कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन से काटी हुई है। हालांकि इसे भरा नहीं गया। यही कारण है कि इसमें रुचि कम हो रही है। कर्मचारियों का ये भी आरोप है कि एसटी कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जाता। कभी 7वें दिन तो कभी 8वें दिन, कभी 10वें दिन वेतन मिलता है। मूलतः एसटी कॉर्पोरेशन पिछले कुछ वर्षों से खस्ता हालत में है। ग्रामीण क्षेत्रों में टूटी फूटी एसटी बसें सड़कों पर चलती रहती है। तो फिलहाल राज्य की खबरों में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज। नमस्कार। एमएनएस न्यूजला पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।